स्कॉलर क्लासेस के कॉम्पिटिटिव मैथ्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और निश्चित रूप से इस लॉकडाउन में सबसे बड़ी समस्या क्लासेस की रही है। तो सबसे पहले कंपटीशन में हम लोग मैथ्स का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद से बाल मनोविज्ञान और बाकी क्लासेस भी हमारी चलेंगे। तो हमारा जो क्लास होगा कुछ इस तरह से होगा कि हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद से आपको जो क्वेश्चन होगा वो पीडीएफ के माध्यम से आपको भेजा जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको जो बताया गया है कि आप क्या करना होगा, सबसे पहले आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। लिंक आपके ग्रुप में भेजा गया है। वहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप बैचेस ऑप्शन पर जब क्लिक करेंगे तो आपका बैच कॉम्पिटिटिव मैथ्स के नाम से बनाया गया है, वहाँ पर आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो उस पर जब से क्लिक करेंगे और सबसे ऊपर जाएंगे तो ओवरव्यू, अटेंडेंस, स्टूडेंट, इस तरह के कुछ ऑप्शंस वहाँ पे दिए गए हैं। उनको स्लाइड करके आप वीडियोस में जाएंगे और यह वीडियोस आप देख सकते हैं। यह वीडियो आपके लिए कल सुबह 8 बजे अवेलेबल रहेगा। तो 8 बजे आप चाहें तो अपना पहला क्लास देख सकते हैं। पहले क्लास के दिन थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, ब्रॉडबैंड की समस्या थी, लेकिन अब हमारा क्लास जो है रेगुलर चलेगा। ठीक है, तो एक एक करके सारे टॉपिक्स को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि हमें जो पढ़ना है, हमारा सिलेबस हम लोग कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यह हमारी विषय सूची है, देख सकते हैं आप लोग। सबसे पहले विषय सूची हमारी आपके सामने है। और एक मिनट, ठीक है। तो अब विषय सूची हमारे सामने है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक एक करके जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। उसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा क्या, संख्या पद्धति। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले संख्या पद्धति टॉपिक को कवर करेंगे। उसके बाद से भिन्न संख्याएं, भिन्न संख्याएं, ये हमारा अगला टॉपिक रहेगा। इसके जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी टॉपिक हैं, हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद से हम लोग दशमलव के बारे में पढ़ेंगे, इकाई परिवर्तन पढ़ेंगे। सरलीकरण पे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, इस पर हम लोग ध्यान देंगे। फिर प्रतिशतता हमारा एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। लाभ हानि हमारा एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अनुपात समानुपात एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। समय और दूरी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद से समय और कार्य, कार्य या समय, समय और कार्य, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर हमारा है। उसके बाद से क्षेत्रफल और आयतन, फिर ज्यामिति, घड़ी और फिर पैटर्न। तो ये हमारा एक तरीका होगा पढ़ने का। और इस तरीके से ये 14 लेसन हम लोग कवर करेंगे टोटल। और चूंकि ऑनलाइन क्लास हम लोग ले रहे हैं तो हमारा बहुत सारा समय बचेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, इसके लिए आपको अनुशासित तरीके से घर पे रह करके सारे टॉपिक्स को पढ़ना होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग धीरे से अपना इसका जो पहला टॉपिक है संख्या पद्धति, ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो संख्याओं के प्रकार के बारे में जब बात करते हैं तो बहुत सारी संख्याओं का जो प्रकार होता है बहुत सारे तरह के होते हैं। इसमें सबसे पहली जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे वो है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, आमतौर पर देखिएगा, प्राकृतिक संख्याओं का प्रयोग जो है गिनती करने के लिए किया जाता है, संख्याओं को गिनने के लिए। या जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कुछ आम है, तो हम क्या कहेंगे, हमारे पास 2 आम है, 5 आम है, 4 आम है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का प्रयोग गिनती करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं शुरू कहाँ से होती हैं। तो देखिएगा, प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और ये कहाँ तक जाती हैं, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होकर कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। ठीक है, और हमारा एक प्रश्न इसमें आता है कि सबसे छोटी, देखिएगा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी क्या है, 1 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी क्या है, 1 होती है। तो याद रखना है। तो हमने क्या जाना कि प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका इस्तेमाल गिनती करने के लिए किया जाता है, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती है। अब हम लोग बात करेंगे पूर्ण संख्याओं के बारे में। ठीक है, पूर्ण संख्याओं के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, शून्य से शुरू होती है। और कहाँ तक की संख्याएं होती हैं, अनंत तक की संख्याएं होती हैं। सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है वो क्या होती है, देखिएगा ध्यान से, सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी क्या होती है, शून्य होती है।
तो पूर्ण संख्याओं का प्रयोग दरअसल कहाँ किया जाता है, जैसे जब बच्चों को संख्या रेखा, याद रखिएगा संख्या रेखा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। बच्चों को जोड़ घटाना गुणा भाग की प्रक्रिया जब पढ़ाई जाती है तो उसमें संख्या रेखा का प्रयोग किया जाता है। तो जब भी संख्या रेखा का प्रयोग संख्या रेखा के द्वारा जोड़ने या घटाने का इस्तेमाल किया जाता है तो वहाँ पे पूर्ण संख्याओं का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे इसलिए इसमें जीरो को शामिल किया था। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक लाइन खींचा संख्या रेखा के द्वारा और हमको 5 प्रदर्शित करना है, तो हम यहाँ पे एक बीच में जीरो दिखाते हैं, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3, बराबर बराबर दूरी पर हम निशान लगाते हैं। फिर हम अगर इसको दूसरी तरफ आएंगे तो यहाँ पे हम ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो मान लीजिए अगर हमको 5 दिखाना है या 4 दिखाना है तो हम कहाँ से शुरुआत करेंगे, जीरो से। तो 0 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा मान लीजिए अगर हमको 4 और 1 जोड़ना है, यानी कि अगर हमको ये निकालना है कि 1 + 4, ये हम जानते हैं कितना होता है, 5 होता है। तो याद रखना है कि 1 + 4 अगर संख्या रेखा पर दिखाना है तो हम 0 से ही प्रारंभ करेंगे, हम 1 से प्रारंभ नहीं करेंगे। तो यहाँ से हमको समझ में आता है कि 0 का महत्व हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए पूर्ण संख्याओं का जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, यह हमारे सामने आता है, ठीक है। तो आप देखिएगा 0 से लेकर 4 तक की संख्या हमने लिया और हमने इसमें 1 जोड़ दिया। तो इस तरीके से ये हमारे पास टोटल जो इसका योगफल हो गया, ये कितना हो गया आपका, +5। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं का प्रयोग जोड़ने या घटाने की प्रक्रिया के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब देखिए अगला जो है हमारा, यह है परिमेय संख्याएं, ठीक है। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें अंश बटे हर के रूप में, देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा भाषा सरल किया हुआ है, अंश बटा हर। आमतौर पर जब आप किताबों में पढ़ेंगे तो कहता है कि वे संख्या जिनको a बटा b के रूप में लिखा जाता है लेकिन b का मान आपका शून्य नहीं होना चाहिए। तो वे संख्या जिनको a बटा b के रूप में लिखा जाता है लेकिन वहाँ पर b का मान जो है आपका शून्य नहीं होना चाहिए, उन्हें हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ लिखा गया है, हर का मान शून्य नहीं होना चाहिए, जैसे 1/5, 2/8, 5/100 आदि। अब देखिएगा इसी का ठीक उल्टा अपरिमेय संख्या हो गया। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, वे संख्याएं जिन्हें यहाँ पर देखिएगा, वे संख्याएं जिन्हें अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखा जाता है उन्हें हम क्या कह सकते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। वे संख्या जिन्हें अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखा जाता है उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा, लेकिन इसमें एक परिभाषा और दी जाती है। जैसे अपरिमेय संख्याओं का अगर उदाहरण हम लेंगे तो देखिएगा क्या होता है उदाहरण इसका, कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 7। तो इस तरह के जो संख्याएं होती हैं, ये सभी के सभी संख्याएं हमारी जो होती हैं, ये हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। साथ ही साथ अगर हम दशमलव निरूपण करें, जैसे कि हमने लिखा 0.12, 112, 1112, 11112, तो ये जो संख्याएं हैं, यह देखिएगा अशांत दशमलव है, मतलब कि यह समाप्त भी नहीं हो रहा है और साथ ही साथ अनावर्त है, ठीक है। अनावर्त का मतलब कि कोई एक ही संख्या या संख्याओं का समूह इसमें रिपीट नहीं हो रहा है। तो उसको आप ऐसे देखिएगा, यहाँ से यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 2 1 2 है, यहाँ पर 3 1 2 है, यहाँ पे 4 1 2 है। यानी कि अगर ये ऐसे रहता, देखिएगा ध्यान से, अगर हम इसको कहते हैं 0.12, 12, 12, 12, 12, तो यह एक आवर्त दशमलव कहा जाता, ठीक है। अशांत आवर्त दशमलव कहा जाता, क्योंकि यहाँ पे एक ही संख्याओं का समूह बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर संख्याओं का समूह बार बार रिपीट नहीं कर रहा है, इसलिए यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिएगा प्रतियोगी परीक्षाओं में जो ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि पाई क्या है, पाई क्या है। देखिएगा पाई का मान जो 22/7 लिया जाता है, यह इसका एग्जैक्ट मान नहीं है, यह इसका लगभग मान होता है, ठीक है। इसलिए पाई का एग्जैक्ट मान नहीं है, पाई का जो एग्जैक्ट मान होता है वो अशांत अनावर्त दशमलव के रूप में होता है, ठीक है। इसलिए पाई याद रखिएगा, पाई एक परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आ रहा है? इस तरह से आप समझ सकते हैं कि पाई क्या है, पाई आपका एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब देखिएगा संख्याओं के प्रकार में है अगला जो हमारा पॉइंट है, यह है हमारा क्या, सम संख्या।
सम संख्या। तो सम संख्या क्या होता है? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित होती हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि हम इनकी पहचान कैसे करेंगे। देखिएगा, तो इनकी पहचान करने का तरीका, इनके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होता है। तो अगर किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो वो संख्या क्या कहलाएगी? आपकी सम संख्या कहलाएगी। फिर विषम संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे इनका इकाई का अंक क्या होता है? 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है। तो इनका जो पहचान का तरीका है, हम क्या देखेंगे कि इनका इकाई का अंक अगर इनमें से कोई एक होता है तो इस प्रकार की संख्याएं जो होती हैं ये विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, तो चलिए अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। आप इसको बार बार देखिए, बहुत सारे लोग इसमें से बहुत सारी चीज़ों को आप पहले से पढ़ चुके होंगे, इसलिए उनको ये बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन ये हमारा बेसिक है और हमारा गणित यहीं से शुरू होता है, इसलिए हमको एक बार इनको दोहरा लेना है। ठीक है, चलिए अभाज्य संख्या देखिएगा, वे संख्याएं जो केवल एक से या स्वयं से विभाजित होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिएगा, वे संख्याएं जो केवल एक से या स्वयं से विभाजित होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए उदाहरण लिखा गया है 13। तो अगर हम 13 के बारे में बात करें तो 13 आपका 1 से कट जाएगा और 13 से कट जाएगा। इसके अलावा 13 अन्य किसी भी संख्या से कटेगा नहीं, विभाजित नहीं होगा, इसलिए हम बात करेंगे 13 हमारा क्या है? एक अभाज्य संख्या है। ठीक, उसी तरह से वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती हैं, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है 1256। देखिएगा, इसका इकाई का अंक यहाँ पर 6 है, तो इकाई का अंक 6 बताता है कि यह संख्या 2 से क्या होगा? कट जाएगा, इसलिए यह एक कैसी संख्या होगी? भाज्य संख्या होगी। मतलब कि यह 1 के अलावा 1256 के अलावा 2 से भी कट जाएगा, इसलिए ये संख्या कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। एक उदाहरण हमने और ले लिया 39,351। तो देखिएगा, 5 1 6 3 9 9 18 3 21, इनका योगफल कितना होगा? 21 होगा। तो हमने पढ़ा हुआ है या पढ़ेंगे आगे विभाज्यता के नियम में कि अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी 3 से क्या होता है? विभाजित होता है। तो इस तरीके से इसका योग 21 आ रहा है, यानी यह संख्या 3 से भी क्या होगा? विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये किस प्रकार की संख्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है, अच्छा अगला एक डिफिनीशन अक्सर पूछा जाता है परीक्षाओं में, सह अभाज्य संख्या। आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और उसमें पूछता है कि बताइए निम्न में से कौन सी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो याद रखिएगा, संख्याओं का ऐसा युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, जो परस्पर किसी एक संख्या से न कटे, मतलब दोनों किसी एक संख्या से न कटे, या इनको अगर गणित की भाषा में कहा जाए तो इनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, तो ऐसी संख्याओं के समूह को हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो याद रखना है कि सह अभाज्य संख्या हमेशा किस में आएगा? जोड़े में आएगा। अब यहाँ पे देखिए 15 और 16 लिखा गया है, तो 15 के बारे में बात करें तो 15 आपका 3 से कट जाएगा, लेकिन 16 3 से नहीं कटेगा, और वहीं पर 16 आपका 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, लेकिन 15 आपका 2 4 8 से नहीं कटेगा। मतलब कि दोनों संख्याएं अलग अलग संख्याओं से कट तो जा रही हैं, लेकिन किसी एक संख्या से दोनों संख्याएं नहीं कट रही हैं। इस प्रकार से यह एक क्या है? ये सभी संख्याओं के जो युग्म हैं यह क्या है? सहभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अगला जो स्लाइड हमारा देखिए आपके सामने है, पूर्ववर्ती संख्या या परवर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या। देखिए पूर्ववर्ती संख्या क्या है? तो पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए दिए गए संख्या में से हम क्या करते हैं? बहुत आसान सा है, एक क्या करते हैं? एक घटा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर लिखा गया है 2953 की पूर्ववर्ती संख्या निकालनी है, तो हम इसमें से एक क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। कितना हो जाएगा? 2952। कितना हो जाएगा? 2952। ठीक है, अच्छा फिर मान लीजिए अगर हमारे पास लिखा गया है 3000, तो अगर इसकी पूर्ववर्ती संख्या निकालनी है तो हम इसमें से एक क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ये हो गया 2999। ठीक है,
अब देखिएगा यहाँ पे परवर्ती, अनुवर्ती या उत्तरवर्ती, ये देखिएगा तीनों नामों पर गौर करिएगा, परवर्ती, पूर्ववर्ती, परवर्ती, अनुवर्ती या उत्तरवर्ती। तो इसमें क्या करते हैं, परवर्ती, अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए दी गई संख्या में हमें क्या करते हैं, जोड़ दिया जाता है। जैसे कि अगर 2999 है, इसकी परवर्ती संख्या निकालनी है, तो हम इसमें 299 है, इसकी परिवर्ती संख्या निकालनी है, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे और ये हमारा कितना हो जाएगा, 300 आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए लिखा है 5551, इसकी पूर्ववर्ती संख्या निकालनी है, तो हम इसमें एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 5552। ठीक है। तो इस तरीके से हम इन संख्याओं का परवर्ती या किसी भी संख्या का पूर्ववर्ती संख्या निकाल सकते हैं। अच्छा, कई बार संख्याओं को इस तरह से देता है कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपका दे देगा, यहाँ देखिए कहता है 2000 की परवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याओं का योगफल निकालिए। तो 2000 की अगर हम परवर्ती संख्या का मतलब करेंगे तो 2000 की परवर्ती संख्या 2001 हो जाएगा, और इसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या हमारी हो जाएगी, 1999 हो जाएगी। और दोनों का योगफल देखिएगा तो 9 1 10 का शून्य हाथ में आया एक, 9 1 10 का शून्य हाथ में आया एक, 9 1 10 का शून्य और हाथ में आया एक, और 2 2 कितना हो जाएगा, 4। यानी कि ये कितना इसका योगफल हो जाएगा, 4000। तो इस तरीके से अप्लाइड क्वेश्चन ही अक्सर जो है इसमें से पूछे जाते हैं। टॉपिक हमारा जो है, अगला स्लाइड देखते हैं। आरोही और अवरोही, भिन्न चैप्टर में भी, दशमलव चैप्टर में भी ये टॉपिक पढ़ना है। आरोही का अर्थ देखिएगा, आरोही का अर्थ होता है बढ़ते क्रम में लिखना, या इसको हम समझ सकते हैं, आरोही का मतलब छोटे से बड़े, आरोही का मतलब छोटे से बड़े, समझ में आ रहा है। जैसे कुछ संख्याएं अगर हमारे पास दी गई हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर कहीं पे लिखा गया है 12 17 8 10, इनको आरोही क्रम में लिखना है, तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या। ठीक है। तो ये हमारा आरोही क्रम हो जाएगा। ठीक है। अवरोही का मतलब क्या हो गया, अवरोही का मतलब घटते क्रम में, घटते क्रम में मतलब कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे बड़ी संख्या, बड़े से छोटे, बड़े से छोटे, ये हमारा क्या हो गया, अवरोही क्रम हो जाएगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर लिखा गया है 36 18 17 15, या फिर मान लीजिए लिखा गया है 39, और हमको लिखना है किस क्रम में, घटते क्रम में लिखना है, तो सबसे पहले हम कौन सी अंक लिखेंगे, सबसे बड़ा, उसके बाद से क्या लिखेंगे, उससे छोटा, उसके बाद से उससे छोटा, उससे छोटा, फिर अंत में सबसे छोटा। तो ये हमारा कौन सा क्रम हो गया भाई, अवरोही क्रम में। भिन्नों के चैप्टर में हम लोग भिन्नों को अवरोही अवरोही क्रम में लिखना सीखेंगे, क्योंकि परीक्षाओं में अक्सर भिन्नों पर आधारित सवाल, खासकर टेट से, सीटेट और सुपर टेट में एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाता है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बहुत आसान सा, जातीय मान, अंकित मान या स्थानीय मान। जातीय मान या अंकित मान, देखिएगा जातीय मान और अंकित मान ये दोनों एक ही नाम है, और स्थानीय मान का अर्थ दूसरा होता है। तो जरा समझते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा गया है 2 6 7 8 9, ये एक संख्या दी गया है, और हमें कहता है कि इसमें 7 का जातीय मान निकालिए, या 7 का जातीय मान या अंकित मान, जो अंक अंकित है, अगर हमको इसके बारे में पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा जो अंक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और अगर मान लीजिए हमें 7 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो भाई 7 का स्थानीय का मतलब 7 की औकात कितनी है, तो यहाँ पे 7 की औकात कितनी है, 700 की है, 7 सैकड़े के स्थान पर है, तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 700। एक और उदाहरण देखते हैं। अच्छा, मान लीजिए पूछता है कि हमें 2 का अंकित मान या जातीय मान बताइए। 2 का जातीय मान कितना हो जाएगा, 2 ही होगा। अंकित मान कितना होगा, 2 ही होगा। लेकिन 2 का अगर स्थानीय मान हमसे पूछता है, तो 2 और 2 क्या, औकात कितना है यहाँ पे, इसके आगे कितने शून्य होंगे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आपका हो गया 1 2 3 4 5, यानी इसका जो स्थानीय मान वो कितना हो जाएगा, 2 लाख। ठीक है। तो इस तरह से जातीय मान और अंकित मान। तो जैसे क्वेश्चन अब इसमें कैसे पूछेगा, इतना आसान तो पूछेगा नहीं परीक्षा में। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कहता है 3482 में 4 के अंकित मान
और स्थानीय मान का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 3482 में 4 के अंकित मान और स्थानीय मान का योगफल निकालना है। तो 4 का अंकित मान कितना होगा, 4 होगा, 4 का स्थानीय मान कितना होगा, 400। तो इसका योगफल कितना हो जाएगा, 404। ठीक है। तो इस तरीके से जाति मान और अंकित मान पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं, या बहुत सारे सवाल ऐसे हो सकते हैं जिन पर आधारित इस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है। अब जरा देखिएगा, हमें ये चेक करना है कि 179 अभाज्य संख्या है या नहीं, इसके बारे में जांच करनी है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है, 189 अभाज्य संख्या हमारी है या नहीं। ठीक है, जरा इस पर दिमाग दौड़ाते हैं। अच्छा, हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमारा जो तरीका होगा वो क्या करेंगे, देखिएगा देखिएगा कैसे करेंगे। हम यहाँ पे क्या काम करेंगे कि हम जो संख्या हमको दी गई है, हम प्रयास करेंगे कि इस संख्या के पास वाली एक ऐसी संख्या ली जाए जो इसके आगे हो। ठीक है, क्या करेंगे फिर से सुनिएगा। हम प्रयास करेंगे कि इस संख्या के पास वाली एक ऐसी संख्या ली जाए जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो अब देखिएगा पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होंगी, तो देखिएगा 11 का वर्ग कितना होता है, 121। 12 का वर्ग कितना होता है, 144। 13 का वर्ग कितना होता है, 169। 14 का वर्ग कितना होता है, 196। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि इसके ठीक बाद वाली संख्या 179 के ठीक बाद वर्ग वाली संख्या कौन सी है, 196 है। 196 है। तो देखिएगा इसके ठीक बाद वाली संख्या 196 है, और ये किसका वर्ग है, 14 का वर्ग है। किसका वर्ग है, 14 का वर्ग है। समझ में आ रहा है। तो अब हम क्या ध्यान देंगे कि 14 का वर्ग है, तो अब हमें ये देखना है कि 14 के वर्ग के नीचे कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 14 के नीचे कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य है। तो एक तो आपका 2 होता है। एक बात और देखिएगा, क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है। तो याद रखना है, बहुत बड़ी कंफ्यूजन की बात होती है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी कितनी होती है, 2 होती है। और अगर एक के बारे में बात किया जाए, अगर एक के बारे में बात किया जाए, ठीक है, तो एक जो होता है हमारा न भाज्य है और न अभाज्य है। याद रखना है, एक हमारा न ही भाज्य है और न ही क्या है, अभाज्य है। तो सबसे छोटी अगर भाज्य संख्या के बारे में बात करेंगे तो सबसे छोटी हमारी भाज्य संख्या कितनी होगी, 2 होगी। फिर 3 होगा, उसके बाद से 5 होगा, फिर क्या होगा, 7 होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, फिर 11 होगा, 12 नहीं होगा, फिर क्या होगा, 13 होगा। यानी हमें करना क्या है, फिर से समझिएगा, अगर जिस संख्या के बारे में अभाज्य संख्या के परीक्षण करना है तो हम देखेंगे कि उसके आगे कौन सी संख्या ऐसी है जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हमें यहाँ पे 196, जो 179 के आगे जो पूर्ण वर्ग संख्या मिली वो क्या है, 196 है। और 196 किसका वर्ग है, 14 का वर्ग है। अब हम देखेंगे कि 14 से छोटे कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो परस्पर अभाज्य संख्याएं हैं। तो सबसे छोटी क्या है, 2 है, फिर क्या है, 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर क्या है, 13 है। अब देखिएगा, अब हम देखेंगे कि 189 क्या इनमें से किसी संख्या से कट जा रही है। तो 2 से तो नहीं कटेगा। अब जोड़ लीजिए, 9 7 16 1 17, 3 से भी नहीं कटेगा। इकाई अंक 9 है तो 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से काट कर देखिएगा, 7 दूनी 14, 3 9, 7 से भी नहीं कटेगा। 11 से देखिएगा, 11 एक कम 11 और 6 9, 11 से भी नहीं कटेगा, और 13 से भी नहीं कटेगा। तो 179 इसमें से ये जो जितनी भी संख्याएं हमने यहाँ पर पता लगाया जो 14 से छोटी हैं और साथ ही साथ अभाज्य हैं, इनमें से किसी भी संख्या से 100 हमारा 79 जो है कट नहीं रहा है। इसका मतलब कि हम से एकदम जो है दबाव के साथ कहेंगे कि 179 हमारी किस प्रकार की संख्या है भाई, 179 हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, 179 किस प्रकार की संख्या है, अभाज्य संख्या है। चलिए अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है, दिए गए अंकों से सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बनाना। हमारे पास 4 अंक दिया गया है, 0 है, 7 है, 4 है, 6 है, 9 है। तो अगर हमको इसमें से सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, सबसे पहली सबसे बड़ा अंक रखेंगे 7, उसके बाद से सबसे बड़ा अंक रखेंगे 9, उसके बाद से उससे छोटा
फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर अंत में क्या हो जाएगा 0। तो 97,640 इसकी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। और मान लीजिए सबसे छोटी पूछेगा, तो इसमें एक समस्या, आप एक बात आपको ध्यान देना है कि आपको जब भी कोई संख्या बनानी होती है ना, तो उसमें सभी अंकों का प्रयोग करना है। तो हमारे पास अभी जो दिया गया है, आपके दिमाग में जो बात आएगी वो ये है कि सबसे छोटी संख्या तो 0 है। तो अगर पहले स्थान पे आपने 0 रख दिया, उसके बाद से उससे छोटी 4 रख दिया, उसके बाद से 6 रख दिया, 7 रख दिया, 9 रख दिया, तो ये संख्या दिए गए अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या नहीं है, क्योंकि हमने जब पहले स्थान पर यहाँ पर 0 रख दिया तो इस 0 का कोई भी औचित्य नहीं है। तो इसका मतलब कि अगर कुछ संख्याएं दी गई हैं जिसमें 0 सम्मिलित है, तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हम उस 0 का प्रयोग पहले स्थान पर नहीं करेंगे। समझ रहे हैं? आपको समझ में आ रहा होगा, उस 0 का इस्तेमाल हम पहले स्थान पर नहीं करेंगे। ठीक है, तो उस 0 का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे? देखिएगा, उस 0 का इस्तेमाल हम तब फिर कहाँ करेंगे? दूसरे स्थान पे करेंगे। जी बिल्कुल, सबसे छोटी अभी लिखेंगे, सेकेंड जो स्मॉलेस्ट है वो 4 है, उसके बाद से फिर 0 को रखेंगे, फिर 6 को रखेंगे, फिर 7 को रखेंगे, फिर 9 को रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से दिए गए अंकों से बनने वाली ये सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, अब क्वेश्चन जो पूछेगा उस पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन इतना आसान आपसे पूछेगा नहीं। जैसे मान लीजिए पूछता है कि दिए गए अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योगफल ज्ञात करेंगे, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे। समझ में आ रहा है? हम क्या करेंगे? इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ध्यान देने के लिए कुछ बातें बताई गई हैं। देखिएगा, सबसे पहले एकमात्र ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य, जो मैंने अभी बात आपको बताई कि एकमात्र ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य है और ना ही क्या है? अभाज्य है। अच्छा, फिर देखिए, दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। फिर देखिएगा, भाज्य संख्या को यौगिक संख्या, याद रखिएगा, ये कई बार पूछा जाता है। भाज्य संख्या को यौगिक संख्या और अभाज्य संख्या को ऋण संख्या भी कहा जाता है। परीक्षाओं में अक्सर इन नामों से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो भाज्य संख्या को यौगिक संख्या और अभाज्य संख्या को ऋण संख्याएं कहा जाता है। फिर अब देखिएगा, कई बार पूछा जाता है कि 1 से 100 के बीच में, 1 से 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो याद रखिएगा, 1 से 100 के बीच में कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, जो आपके सामने लिखा गया है। इसको ध्यान लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा बाहर से। और उसके बाद से फिर देखिएगा, अब मान लीजिए पूछता है 1 से 50 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो इसको भी याद रख सकते हैं आप। 15 आप गिन सकते हैं, देख लीजिए ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग काउंट कर लेते हैं। 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। तो 1 से 50 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 15 अभाज्य संख्याएं आपकी होती हैं। ठीक है, अगला एक स्लाइड हमारा है, एक बार इसको थोड़ा देख लेते हैं। संख्याओं, देखिएगा, संख्याओं की दो कैटेगरी बनाई जाती है। एक होता है वास्तविक संख्याएं और दूसरा होता है मिश्र संख्याएं। मिश्र संख्याओं को भी काल्पनिक संख्या भी कहा जाता है। मिश्र संख्याओं को भी काल्पनिक संख्या कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, वास्तविक संख्याओं की खासियत क्या होती है? देखिएगा, वास्तविक संख्याओं को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। याद रखिएगा, अगर कभी कोई पूछता है कि वास्तविक संख्याओं की खासियत क्या होती है, तो वास्तविक संख्याओं को हम संख्या रेखा पर क्या कर सकते हैं? प्रदर्शित कर सकते हैं। और मिश्र संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसको याद रखिएगा, मिश्र संख्याओं को हम कार्तीय तल पर प्रदर्शित कर सकते हैं। कार्तीय तल क्या होता है? जैसे इस तरह से किसी ग्राफ पेपर पे कोई हम आकृति बनाते हैं, ये हमारा कार्तीय तल कहलाएगा। जैसे मान लीजिए हमने एक पॉइंट लिया, हमने एक मिश्र संख्या लिया 2 + 3i, तो यहाँ से हमारा एक बिंदु बन जाएगा। देखिएगा, यहाँ से हम एक कोऑर्डिनेट बनाएंगे या निर्देशांक बनाएंगे, जिसको हम कहेंगे 2, 3। तो x अक्ष पर हम 2 अक्षांश चलेंगे, 2 दूरी चलेंगे, 3 या 2 इकाई दूरी चलेंगे, y पे 3 चलेंगे, फिर दोनों का ये जो बिंदु आएगा ये हमारा क्या हो जाएगा? 2, 3। तो ये इस तरह के तल को जिसमें 2 अक्षों का प्रयोग करते हैं, एक x अक्ष होता है और दूसरा हमारा क्या होता है? y अक्ष होता है। इसको हम कार्तीय तल कहते हैं। तो आप समझना है, आप बस इतना ध्यान रखें कि वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, जबकि मिश्र संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए, वास्तविक संख्याओं की दो कैटेगरी, परिमेय और अपरिमेय, जो मैंने अभी आपको बताया। परिमेय को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, पूर्णांक और भिन्न के रूप में।
अपरिमेय की दो कैटेगरी यहाँ बनाई गई, एक बीजगणितीय और एक अनितीय, ठीक है। तो बीजगणितीय मतलब कि अपरिमेय, जैसे यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि जैसे मैंने कहा कि आपका ये कड़ी में 2 और कड़ी में 3 ये अभाज्य संख्या है, लेकिन पाई भी मैंने आपको बताया क्या है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। कड़ी में 2 और कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ई को एक्सपोनेंट कहा जाता है, जिसका मान होता है 1/1/(1) 1/(2) 1/(3). अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप इसको छोड़ दीजिए, ये गणित की विषय है, इंटरमीडिएट में बच्चों को पढ़ाया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा पूर्णांकों के बारे में बात करते हैं। तो पूर्णांक जो है आपके 3 प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक, तटस्थ और धनात्मक। तटस्थ का मतलब जीरो। याद रखिएगा क्वेश्चन आता है कि जीरो क्या है, तो जीरो भी एक हमारा क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। भिन्न जो है, ये 4 तरह के भिन्नों के बारे में बात किया गया है। उचित भिन्न, अब देखिएगा ये भिन्न का भी एक टॉपिक थोड़ा सा यहाँ पे आया हुआ है। इसमें अंश हर से छोटा होता है उसे उचित भिन्न कहते हैं, जिसमें अंश जो है हर से बड़ा होता है उसे अनुचित भिन्न कहते हैं, ठीक है। विषम भिन्न भी कहते हैं, उचित भिन्न को सम भिन्न भी कहते हैं, याद रखिएगा, इसको सम भी कहते हैं और अनुचित को विषम भिन्न भी कहते हैं। मिश्रित में जो सही बटा के रूप में लिखा जाता है और मिश्र भिन्न इस तरह से होता है। इसको जो है वितत भिन्न भी कहा जाता है, वितत, याद रखिएगा, इसको वितत भिन्न भी कहा जाता है। प्राकृतिक संख्याएं देखिएगा 2 के साथ विभाज्यता के आधार पर सम और विषम और विभिन्न गुणकों के आधार पर अभाज्य और अभाज्य के रूप में दिखाई जाती है। देखिएगा, तो वहां पे मैंने आपको कहा कि जो आपके अभाज्य संख्याएं हैं, जो संयुक्त संख्याएं हैं, जैसे यहाँ पर ये आपका 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, इस तरह की संख्याएं हैं। तो ये देखिएगा ये किसी न किसी संख्या से यहाँ पे कट जा रही हैं। तो इस तरीके से ये संख्याओं का खानदान था, आप सब लोग इसको जानते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज और है, अब थोड़ा सा हम लोग पहले चले आते हैं, पहले स्लाइड पे। एक स्लाइड हमारा है, छूटा हुआ है, देखिएगा विभाज्यता का नियम, ये भी एक छोटा सा टॉपिक हमारा है। विभाज्यता का नियम देखिएगा, सभी पूर्णांक 1 से विभाजित होते हैं। 2 में आपको बताया गया है कि जिनके इकाई का अंक शून्य या कोई सम संख्या, सम संख्या मतलब 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो इनको हम कहते हैं विभाज्यता का नियम के अनुसार 2 से यह संख्या क्या होगी, वे संख्याएं 2 से क्या होंगी, विभाजित होंगी। 3 का नियम क्या है कि सभी संख्या, जो भी संख्या रहती है उसके अंकों को जोड़ते हैं। अंकों को जोड़ने पर अगर वो 3 से कट जाए, मतलब कि अंकों को जोड़ने पे 3 आए, 6 आए, 9 आए, 12 आए, 15 आए, 18 आए, 3 का गुणज आए, तो ऐसी सभी संख्या 3 से क्या होती हैं, कट जाती हैं। 4 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। 4 से विभाज्यता का नियम आपका क्या है, तो देखिएगा कोई भी संख्या हम लेंगे, अगर उसके दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या अगर 4 से कटती है तो ऐसी संख्याएं जो हैं 4 से क्या होंगी, विभाजित हो जाएंगी। जैसे 40,832 लिखा हुआ है, इसमें इकाई और दहाई का अंक है से बनी संख्या क्या है, 32 है, तो 32 4 से हमारा कट जाएगा, इसलिए यह संख्या भी 4 से क्या होगी, कट जाएगा। 5 से विभाज्यता का नियम, अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो और 5 हो तो ऐसी संख्या 5 से क्या होती हैं, कट जाती हैं। 6 से अगर कोई संख्या 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, और दोनों नियम हमने पहले पढ़ा हुआ है, तो वो संख्या आपकी 6 से भी क्या होती है, कट जाती है, ठीक है। और ये हमारा लास्ट स्लाइड है। 8 से नियम कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या दी गई है और उस संख्या के दहाई, इकाई और सैकड़े, जैसे यहाँ पर दहाई का अंक 2 है, सॉरी माफ करिएगा, इकाई का अंक 2 है, दहाई का अंक 5 है और सैकड़ा का अंक क्या है, 1 है। तो इस तरीके से हमारा 152, तो 152 जो है ये 8 से कट जा रहा है, इसलिए पूरी की पूरी संख्या भी 8 से क्या होगी, कट जाएगी। 9 से विभाज्यता का नियम बिल्कुल 3 की तरह से है कि हम सभी अंकों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और जोड़ने पर अगर वो 3 से कट जाए तो इसका मतलब कि वो पूरा अंक भी क्या होगा, 3 से कट जाएगा, ठीक है। 10 में बड़ा आसान सा नियम है कि उसके इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। इकाई का अंक 0 है तो वो संख्या क्या होगी, कट जाएगी, ठीक है। अच्छा, 11 से देखिएगा क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। 11 से विभाज्यता का नियम, जरा इसको समझते हैं हम लोग। देखिए 95,744, इसका नियम क्या है। 11 से विभाज्यता का नियम कहता है कि हम इसके
सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योगफल को निकालते हैं। तो सम स्थानों का योगफल, जैसे कि विषम स्थानों का योगफल 4 और 7 कितना हो गया 11, 11 और 9 कितना हो गया 20। फिर सम स्थानों का योग, जैसे 5 और 4 कितना जोड़ेंगे कितना होगा 9। यानी कि सम स्थानों का योग निकालिए, यानी पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, और सम स्थानों का योग निकालिए, दूसरा, चौथा, छठवां, और दोनों को अलग अलग जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद इनको घटाइए। घटाने पर अगर शून्य आ जाए या 11 का गुणज हो, गुणज का मतलब भैया या तो 11 हो, या तो 22 हो, या तो 33 आ जाए, या तो 44 आ जाए, अगर ऐसा होता है तो वो संख्या 11 से क्या होगा कट जाएगा। फिर से जरा समझते हैं 11 से विभाज्यता का नियम कि अगर मान लीजिए कोई संख्या हमारे पास दी गई है तो हम क्या करेंगे, उसके विषम स्थानों का योगफल निकालेंगे। जैसे 4, 7, 11, 9, 20 हमने यहाँ जोड़ा, और सम स्थानों का योगफल यानी दूसरे, चौथे, छठवें ऐसे करके 8वें, तो उनको जोड़ेंगे। जैसे हमने यहाँ पे जोड़ा 5 और 4 कितना हो गया 9 हो गया। तो 20 और 9 को हमने घटाया, अगर घटाने पर ये 0 आ जाए, 11 आ जाए, 20 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए, 55 आ जाए, तो ऐसी संख्या 11 से क्या होती हैं कट जाती हैं। तो इस तरीके से हमारा ये पहला लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम बहुत और भी सारी चीज़ें इसमें जानेंगे, देखेंगे। आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए, निश्चित रूप से आपकी तैयारी बहुत अच्छी होने वाली है। और अगले चैप्टर को जब मैं अगला लेक्चर दूंगा तो उसमें आपको एक PDF क्वेश्चन भी भेजा जाएगा, जिसमें आपको सवाल लगाने में आसानी होगी। आप सभी का दिन शुभ